Good morning and Jai Hind students. So I am here again to explain you the next part of this chapter, how France become a constitutional monarchy on page number 10. So I hope everyone is feeling well at your homes. So सभी लोग घर पे रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई लगातार करते रहिए। तो सभी लोग देखेंगे पेज नंबर 10 पर कि लिखा है कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। किस तरीके से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक संवैधानिक राजतंत्र बना, उसके विषय हम सब बात करेंगे। लिखा है द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली था उसने कॉन्स्टिट्यूशंस की ड्राफ्टिंग 1791 में कर रखी थी। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, और इसका जो मेन मोटो था, मेन लक्ष्य था, वो था मोनार्च मतलब राजतंत्र का पावर को लिमिट करना, संकुचित करना। दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। तो कहने का मतलब यह पावर एक आदमी के हाथ में न होकर इसको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सेपरेट कर दिया गया। वो इंस्टीट्यूशंस क्या थे? लेजिस्लेटर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब में विभाजित कर दी गई। तो देखिए लिखा है कि दिस फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इस तरीके से देखिए क्या है, दिस मेड फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस तरीके से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनी। इसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन फिगर नंबर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू मोनार पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। तो पेज नंबर 7 पर देखेंगे फिगर नंबर 7 को किस तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर फिगर को एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे देखिए सभी लोग। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। तो कहने का मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने जो है कि नेशनल असेंबली का जो जो लॉस था, लॉस बनाने के लिए था कि जो नेशनल असेंबली जो थी, जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चूज़ की जाती थी, सेलेक्ट की जाती थी, इलेक्ट की जाती थी। डेट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न क्लोज द असेंबली। सबसे पहले एक आम आदमी क्या होता था, लोगों को, इलेक्टर्स को चुनता था, और इलेक्टर्स क्या है, नेशनल असेंबली को चूज़ करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ एवर हैड राइट टू इट। हालांकि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन एवर 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरस वेज were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote। केवल वही लोग वोट देते थे जो 25 साल के हो और कम से कम 3 दिन का जो अपना वेज हो वो टैक्स के रूप में पे किया हो गया हो, वे लोग ही एक्टिव सिटीजन्स होते थे। और क्या करते थे, वे लोग वोट देने के हकदार होते थे। रिमेनिंग स्पेन एंड ऑल वुमेंस वेयर क्लासेस एज अ पैसिव सिटीजन। बाकी लोग जो टैक्स पे नहीं करते थे और महिलाएं, ये लोग पैसिव सिटीजन्स में आते थे। टू क्वालिफाई एंड सेलेक्टर, सॉरी, टू क्वालिफाई एंड इलेक्टर and then as a member of assembly a man had to belong the highest bracket of the taxpayer। माने एक आदमी को, जिसको क्या है, इलेक्टर बनना है या फिर नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है, उसे क्या है कि हाईएस्ट टैक्स पेयर होना बहुत ही आवश्यक था। तो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत हुई, इसने ध्यान रखा कि जो जो वहाँ की जनता है उनके सबके अधिकारों की बात करता है कि राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ। वो कौन कौन से अधिकार होते थे? जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा व्यक्त करने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर द लॉज वेयर स्टेबलाइज एज द नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each human being by the birth and could not be taken away। और इस तरीके से ये जो जिन अधिकारों की बात मैंने कर किया, इसको इन नैसर्गिक अधिकार, इनलाइनेबल का मतलब होता है नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार था, जिसे व्यक्ति के जन्म के साथ प्राप्त हुआ है, उसे कोई छीन नहीं सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट। और क्या है,
जो स्टेट्स था इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से व्यक्ति को जो ये जन्मजात अधिकार प्राप्त है इसकी रखवाली, इसकी देख रेख स्टेट्स के हाथों में होगा। तो हम फिगर के बारे में बता देते हैं। थोड़ा सा देखिए फिगर जो दिया है सबसे पहले, नीचे से देखिए, ये देखिए पैसिव सिटीजन्स कौन कौन से थे। वे लोग जो टैक्स वगैरह नहीं पे करते थे, वे क्या होते थे, पैसिव सिटीजन्स। इनको वोटिंग का अधिकार, सफरेज नहीं था, सफरेज मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं था। लगभग 30 लाख 30 लाख लिखा है, अबाउट 3 मिलियंस मेन वुमेन्स चिल्ड्रेंस एंड यूथ बिलो 25। लगभग 30 लाख लोग ऐसे थे, पुरुष महिलाएं और बच्चे, जो जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी और ये वोट देने लायक नहीं थे। वोट देने वाले में जो एक्टिव सिटीजन्स थे, एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस। मतलब टोटल 28 मिलियंस पॉपुलेशन में से 4 मिलियन मतलब 2.8 करोड़ लोगों में से 40 लाख ऐसे लोग होते थे जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे और जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त था। ये लोग इलेक्टर्स चुनते थे, ये लोग वोट करते थे तो 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे और ये 50,000 इलेक्टर्स फिर से वापस वोट करके, और ये 50,000 इलेक्टर्स में कौन लोग होते थे, जो हाई टैक्स पेयर्स होते थे, ये लोग इलेक्टर्स बनते थे। और फिर इन्होंने ये 745 नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे और ये नेशनल असेंबली में होता था। ये कौन कौन से लोग होते नेशनल असेंबली में होते थे, एक तो एग्जीक्यूटिव्स होते थे, लेजिस्लेटर्स होते थे और जुडिशरी। अब देखिए, जो एग्जीक्यूटिव्स होती थी वो राजा होते थे, जुडिशरी में एक जज होता था, लेजिस्लेटर में वो 745 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि राजा के पावर्स को लिमिट किए हुए रहते थे। राजा अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता था। नेशनल असेंबली की चाक चौबंद रहती थी। ये लोग ध्यान देते थे कि अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी तरीके के टैक्सेस वगैरह या नए नियम कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता था तो इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर सबका बराबरी का योगदान होना बहुत ही आवश्यक था। और जो किंग था उसके पास वीटो पावर होता था। वीटो का मतलब ऐसा होता है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वीटो किसी भी दीवार का वह ईंट है कि अगर उस दीवार ईंट को निकाल दिया तो दीवार कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। बच्चों, हम आगे देखते हैं उसके बाद। अच्छा देखिए, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। एक बात ये है, इसके बाद देखिए ये सोर्स बी थोड़ा देख लीजिए। सोर्स बी में हम आपको बताते हैं कि लिखा, द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मराट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर ला मी दू पल्प द फ्रेंड ऑफ द पीपल। मतलब फ्रेंड ऑफ द पीपल, जनता का जो मित्र था। ये एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जॉन पॉल मरात। इन्होंने अपना जो अखबार लाम द पॉपुलर, इसमें लिखा है कि ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली की द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। माने जो रिप्रेजेंटेशंस का काम दिया गया है वो अमीरों को दिया गया है। द लॉट ऑफ द पुअर एंड अप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स चलन। और वहीं दूसरी तरफ जो गरीब है, ज़्यादातर जो गरीब हैं, दबे कुचले शोषित लोग हैं, वो केवल शांतिपूर्ण तरीक़ों से सुधर नहीं सकते हैं। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ नाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कानून को धनाढ्य वर्ग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो लॉ को कैसे प्रभावित करते हैं। ये लॉज विज लॉस्ट ओनली एज लॉन्ग एज पीपल एग्री टू ओबे देम। तो कहने का मतलब फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे, ये लॉस तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। एंड वेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर्स ओनर्स ऑफ वेल्थ। और यही कहने, जिस तरीके से वे लोग जो अरिस्टोक्रेट्स थे, माने कुलीनों के द्वारा जो दबाए गए या लादे गए जो जुए, जो क्या है कि दबाव थे, उसको उतार फेंक उस दिन हस्र, उसी दिन वह लोग अमीरों की का करेंगे। उसी दिन एक दिन ऐसा ही असर अमीरों का, कहने का मतलब शुरुआती दौर में जो अमीरों के साथ हुआ था कि उन्होंने लूटना शुरू किया घर से अनाजों में, वही बहाल इसके बाद फिर से होने। सोर्स है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर ला मी ड्यू पीपल, इससे लिया गया है। इसके बाद हम देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं, अभी 9 मिनट का ही वीडियो है। रीडिंग द पॉलिटिकल सिंबल्स। रीडिंग द, जो राजनीतिक सिंबल्स का मतलब होता है बच्चों प्रतीक। राजनीतिक प्रतीकों का जो
अध्ययन है, हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए लिखा है, देखिए लिखा है, द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। माने 18वीं सदी के जो ज़्यादातर स्त्री और पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। सो इमेज एंड सिम्बल्स वेयर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडियाज़। इसलिए सिम्बल्स और इमेज को क्या है, प्रिंट कराया गया था, ताकि शब्द को प्रिंट ना कराया जाए कि लोगों के अंदर इन प्रतीकों को देखकर समझ आ जाए, इसलिए ये इस तरीके की प्रिंटिंग थी। द प्रिंटिंग बाय द ले बॉर्बियर फिगर नंबर 8, मतलब बार्बियर ने अपने पेंटिंग फिगर नंबर 8 में दिखाया है, क्या दिखाया है, यूजेस मेनी सच सिम्बल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, लेट अस ट्राई टू रीड द सिम्बल्स। तो कहने का मतलब अधिकारों की घोषणा पत्र में दुनिया भर की चीज़ें दिखाई है, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए लिखा है, द ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन मतलब ये जो टूटी हुई जंजीर, ये दिखाता है कि जो बेचारे उस समय के स्लैब्स थे, चेन्स वेयर यूज टू फेटस स्लैब्स। तो बेसिकली ये जो चैन दिखाता है दांसों को बांधने के लिए, जो 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 बेचारे मजदूर होते थे, बंधुआ मजदूर, उसको बांधने के लिए हथकड़ी दिखाई गई है। तो और इसको देखिए, हथकड़ी को तोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब दास आज़ाद हो गए हैं। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। तीसरा देखिए ये दिया है, द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस। तो अब छड़ों का ये गट्ठर देखिए, इसको बोलते हैं फैसेस, मतलब बर्छा। जानते हो आप लोग, बर्छा जानते हो तो जानते होंगे। तो ये लिखा है कि देखिए, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। देखिए एक राड तो आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन इन पूरा राडों का बंडल को तोड़ा नहीं, से मतलब एकता में शक्ति है, ये दिखाया गया है। तीसरा देखिए दिखाया गया है, द आई विद इन द ट्रायंगल्स रेडिएटिंग लाइट्स, मतलब त्रिभुज के अंदर जो रोशनी बिखेरती हुई आँख है, त्रिभुज के अंदर वो दिखाया गया है कि द ऑल सीइंग आइज स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये चारों तरफ जो देखता हुआ सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है, मतलब बुद्धि का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी जो है अंधेरे को मिटा देती, इस तरीके का ये सिंबल है। इसके बाद देखिए स्केप्चर। स्केप्चर का मतलब होता है राजदंड, इसी से राजा दंड देता था। मतलब लिखा है, उनका एक छड़ी होता था, सिंपल ऑफ द रॉयल पावर, यह है राजशाही सत्ता का एक प्रतीक होता था। इसके बाद तीसरा एक और देखिए लिखा है, स्नैक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। जो सांप है अपने मुंह में अपना पूंछ लेके एक रिंग बनाया है, ये किस चीज़ का सिंबल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब जो कभी न ख़त्म हो, उसके लिए। तो ये सनातनता का प्रतीक है। लिखा है कि अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग और नार एंड। ऐसा है इस तरीके से कि एक अंगूठी न कहीं से शुरू होता है न कहीं से ख़त्म होता है। इसका रेड फ्रीजियन कैप, रेड लाल जो फ्रीजियन टोपी थी वो था। ये लिखा है, कैप वॉर्न बाय द स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। माने जब वो दास आज़ाद हो जाते तो इस तरीके के रेड कलर की टोपी लगाते थे, उसकी प्रतीक है। उसके बाद ब्लू वाइट रेड। ब्लू वाइट रेड, नीला सफ़ेद लाल क्या होता था, ये था नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस। ये लोग पढ़े लिखे जो लोग नहीं थे, ये सिंबल्स देख के समझते थे। उसके बाद लिखा है द विंग्ड वुमेन, माने डैनो, विंग्ड मतलब डैनो वाली जो महिला थी उसके बारे में। ये लिखा है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये क्या है, कानून का मानवीकरण किया गया है। उसके बाद देखिए एक और है, द लॉट टेबलेट, मतलब विधि पत्र, जो विधि मतलब कानून का ये पट था। उसमें लिखा है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ऑल इक्वल बिफोर इट। माने जो कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब कोई बराबर है। तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ भी ख़त्म होता है। आप लोग थोड़ा प्रयास करिए पढ़ने के लिए। अगले क्लास में हम बात करेंगे फ्रांस अबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है।